मतलब इतनी बुरी तरह से मारा है कि मेरे को बालों से पकड़ कर घसीट-घसीट कर डंडों से, रोड से इतना पीटा गया है। शरीर पे इतने गंदे निशान आए हुए हैं कि वो निशान सिर्फ़ मैं एक औरत को दिखा सकती हूँ। इसमें मेरे 3 भाई हैं, रवि, अमित, किशन, भाभी अन्नू, रेनू और पिताजी भी इसमें शामिल हैं। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ। मतलब आपके पिताजी भी ने आपको मारा? प्रॉपर्टी विवाद इतना बड़ा विवाद कई बार बन जाता है कि मारपीट की नौबत आ जाती है, वो भी भाई बहनों के बीच में। ऐसा ही एक मामला सामने आया है यहाँ शास्त्री नगर में, जहाँ पे 3 भाई अपनी बहन को और अपने दूसरे भाई को इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि भाई की टांग तोड़ दी जाती है और बहन को बुरी तरह जख्मी कर दिया जाता है। आज मैं वहीं मौजूद हूँ और बात करते हैं जो पीड़ित बहन है उनसे। मैडम, अपना नाम बताइए पहले। पूनम सर। घटना कब की है और उस दिन क्या हुआ था, अभी जो हुआ? घटना तो बहुत टाइम से चल रही है, लेकिन अभी रिसेंटली ये जो 14 जून गई है, बहुत खतरनाक उन्होंने मेरे साथ, जो मेरे 3 भाई हैं, भाई रवि, अमित, किशन, भाभी अन्नू, भाभी रेनू, इन 5 लोगों ने मेरे साथ इतनी बुरी तरह से मार-पिटाई की है मेरे साथ। मेरे जो अनमैरिड भाई जो मुझे सपोर्ट कर रहा है उसके साथ, और मेरा 5 साल का बच्चा भी है। मतलब इतनी बुरी तरह से मारा है कि मेरे को बालों से पकड़-कर घसीट-घसीट कर डंडों से, रोड़ों से इतना पीटा गया है। शरीर पे इतने गंदे निशान आए हुए हैं कि वो निशान सिर्फ़ मैं एक औरत को दिखा सकती हूँ। क्या झगड़े की क्या वजह थी? झगड़े की वजह यही है, मम्मी खत्म हो गई है। मम्मी खत्म होने के बाद बड़े मम्मी तो अपने मरने से पहले बड़े भाई को हिस्सा देके दूसरे घर में छोड़ चुकी थी। हम सब इसी घर में था। मम्मी खत्म होने के बाद अब ये सब चाहते हैं कि मैं भी खत्म हो जाऊँ। वो अनमैरिड है, वो भी कहीं चला जाए, ताकि इन्हें हमें हिस्सा ना देना पड़े। सारी चीज़ प्रॉपर्टी की लड़ाई है। जो आपकी मम्मी है, उन्होंने प्रॉपर्टी पहले इन भाइयों को दे दी है, ये 3 जो भाई हैं, जिन्होंने आपसे मारपीट की है? नहीं, बड़े भाई को ही दी है सिर्फ़। बड़े भाई को प्रॉपर्टी देकर उन्होंने अलग कर दिया। एक जो है फ्लैट वो सिक्योरिटी पे है, बाकी 2 फ्लैटों में हम सब थे। अच्छा, हुँ। तो आपको जो प्रॉपर्टी मिली है, तो क्या उसमें ये अपना हक जता रहे हैं, वजह क्या है? प्रॉपर्टी तो सर किसी को नहीं मिली, मम्मी खत्म हो गई है, वो तो गवर्नमेंट से सिर्फ़ मिलेगी। बड़े भाई को मिली है और किसी हाँ, को नहीं मिली? बड़े भाई को मिली है तो तो मारपीट बड़े भाई ने भी क्या आपसे की है? बड़े भाई भी इसमें इंक्लूडेड है। जब बड़े भाई को प्रॉपर्टी मिल गई, तो वो आपसे क्यों मारपीट कर रहा है? मम्मी जब खत्म हुई थी उससे बहुत पहले मम्मी उसको दे चुकी थी। लमसम 4 साल पहले प्रॉपर्टी का हिस्सा उसको दे दिया था, ताकि बाकी सारे 3 भाई हैं और मैं हूँ, उस घर में हम रह सकें। तो वो तो हिस्सा लेके अलग ही रह रहा था। मम्मी खत्म हुई तो मम्मी का बचा-कुचा 5-6 लाख जो सिक्योरिटी वाले घर में देना था हमें रिटर्न घर लेने के लिए, वो रख लिया। कम से कम लमसम 20 तोला सोना बड़े भाई ने रख लिया। अब उसको भी यही लालच आ रहा है कि मम्मी तो खत्म हो ही गई है, अब मैं और हिस्सा ले लूँ। गोल्ड पैसा तो रख ही लिया, हिस्सा भी ले चुका। अब वो कोर्ट से भी हमारे साथ लेना चाह रहा है। मुझे इतना प्रेशराइज़ कर रखा है कि मैं अपने बच्चों को लेके घर से निकल जाऊँ। आपका कोर्ट में केस चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है और क्या केस है? कोर्ट में मेरा 30,000 का केस चल रहा है। एक तो मेरे मैं और मेरा भाई जो अनमैरिड है, हम दोनों ने तल उसका डाल रखा है, क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी का। और एक चल रहा है मेरा डोमेस्टिक वायलेंस का, क्योंकि मेरे जो तलाक के पैसे मेरे पास थे, मम्मी खत्म हुई थी, तो मम्मी की 13वीं थी। तो सबसे छोटे वाले भाई के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो 13वीं में अपनी माँ का हिस्सा दे सके। उसके लिए भी उसने मेरे से उधार लिए थे। उस पैसे को देने के लिए उन्होंने 2-3 महीने की मोहलत दी थी कि हम 2-3 महीने में दे देंगे तेरे को। और 2-3 महीने बाद जब पैसे माँगो तो खूब लड़ाई, इतनी लड़ाई हो गई थी कि कितनी बार मेरी मारपीट हो चुकी थी। छोटी दिवाली 24 की जो गई है, उन्हें मुझे खून से लथपथ कर दिया था। थाने, हॉस्पिटल के ही चक्कर लगाती रही गई मैं, पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। ना ये लोग थाने तक गए। कई बार मारपीट हो चुकी है। इस बार तो 14 जून को इतनी खतरनाक पिटाई की है ना सर, इतनी खतरनाक, घर के ताले तोड़ दिए, फ्रिज, अलमारी, यहाँ तक कि सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, जूते-चप्पल भी जो होते हैं ना, वो भी जो इस्तेमाल किए थे ठीक है, नहीं तो बाहर सड़कों पे फेंक दिए। और हमारे विरोध करने पे हमसे इतना लड़े कि मार-पीटी उन्होंने इतनी कर दी कि देखो, हम अगर लड़ना चाहते तो हम अपने हाथ में हथियार लेके जाते लड़ने के लिए। हमारे हाथ में कोई आप हथियार नहीं है। यहाँ इस मकान में किराए पे रह रही हैं क्या? मैं 1.5 साल से प्रॉपर्टी की लड़ाई चल रही है और मैं 2 ढाई महीने से किराए पे रह रही हूँ, क्योंकि जो बिजली थी, वो मेरी बिजली जो थी ऊपर की जो चौथी मंजिल की, वो मेरे भाइयों ने मीटर बढ़वा-बढ़वा कर बिजली बढ़ा दी। सरकार ने बिजली काट दी। जज ने बोला आधे पैसे मैं दूँगी, आधे मेरे भाई देंगे। आधे पैसे 3,500-4,000 के हिस्से आए हैं मेरे। जज ने मुझे बोल बोल दिया, इनको भी बोला कि आधे तुम दो, आधे तुम दो, बिजली लगे ऊपर की। फिर जो रहता है वो देगा।
मैं आधी पेमेंट लेके अपने पिता से, अपने भाइयों से 10 बार बोल चुकी हूँ बिजली लगवा दो, बिजली लगवा, लेकिन उन्होंने नहीं लगवाई। अब आप बताओ, चौथी मंजिल, ना कूलर ना एसी, मैं 5 साल के बच्चे के साथ कैसे रह सकती हूँ? वो चौथी मंजिल किसके नाम है अभी? वो चौथी मंजिल, तीसरी मंजिल और जो अलग से फ्लैट है वो सब मेरी मम्मी के नाम का है। और मैं भी यही कहती हूँ कि जब माँ के नाम पर तुम सारे बहन-भाई नहीं, रह रहे हो। आप एक तरफ कह रही हैं कि आपकी मम्मी ने बड़े भाई को दे दिया सब कुछ, तो ये अलग प्रॉपर्टी है, वो अलग थी क्या? जी, मम्मी ने उसको घर दिलवा दिया था, वो अलग रहता था। अब वो उसने घर अपने नाम का लिया है, ठीक है ना? और वो इस घर में, देखो माँ से रिश्ता था, भाई-बहनों से रिश्ता था, तो आना-जाना तो था ही, हिस्सा ही उसको अलग कर दिया था कि भाई 2 फ्लैटों में कितने भाई रहेंगे? हाँ, हाँ। 1 फ्लैट उन्होंने रेंट पे दे रखा था, सिक्योरिटी पे, 1 फ्लैट भाई को दिलवा दिया, बाकी इन 2 फ्लैटों में हम सब थे। हुँ, हुँ। तो ये जो मम्मी के नाम का फ्लैट है, इस पे मतलब विवाद इसी पे ही है ना, झगड़ा इसी पे ही है? बिल्कुल, क्योंकि मम्मी को देखो, मैं भी कमा के देके गई हूँ, मेरे भाइयों ने भी कमाया है। ऐसी बात नहीं है कि मैं ही देके गई हूँ, मैं भी 34 साल तक की उम्र में देके गई हूँ, 34 में मेरी आप क्या शादी करते हैं? है। मैं पार्लर का भी काम करती हूँ, घर में कपड़े भी सिल लेती हूँ। हाँ, हाँ। अच्छा। तो आपके पति कहाँ हैं? मैं तलाकशुदा हूँ हाँ जी। और जब ये कोविड स्टार्ट हुआ था, तो उसी वक़्त मेरी मम्मी मुझे ससुराल से ले आई थी, 6 महीने का बच्चा था। अच्छा। वो भी डॉरी के पीछे चल रहा था कि हमने शादी में उन्हें गाड़ी नहीं दी थी, उसके पीछे बहुत मार-पिटाई होती थी। तो मेरी मम्मी ले आई थी मुझे, 6 महीने का बच्चा था मेरा। तो जब तलाक हुआ तो आपको अपने पति से भी कुछ पैसा मिलना था या नहीं मिला था? हाँ, तलाक से जो पैसा मिला, लेकिन तलाक से कितनी बड़ी रकम मिली? एक मिडल क्लास का इंसान कितना दे पाएगा? 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ज़्यादा क्या से ज़्यादा। उस पैसे पे भी इनकी नज़र है? उस पैसे में से ये मेरे से उधार ले चुके हैं। उस पैसे को माँगने के लिए भी बहुत बार लड़ाई हुई, कई बार मारा-पिटाई की मेरे भाइयों ने और भाभीयों ने। उसके खिलाफ मैंने कई बार पुलिस को कंप्लेंट की है। एमएलसी मेरी कम से कम 1.5 साल में 4-5 एमएलसी हो चुकी है और पता नहीं कितनी तो मैंने एफआईआर करवा दी है। लेकिन इस बार जो 14 जून को हुआ है, ना तो पुलिस ने मेरी एफआईआर ली, ना मेरी सुनवाई करी और नहीं, जो मैं एफआईआर तो आपकी हो चुकी है, लेकिन क्या मतलब जो आपने कोर्ट में जो पुलिस को बयान दिए थे, क्या वही बयान एफआईआर में है या नहीं है? देखिए सर, पुलिस ने, मेरे को लगी है 14 तारीख को चोट हुँ। और पुलिस ने वो एफआईआर की जो डेट है, जो उन्होंने अपना जो पुलिंदा बनाया है, वो मुझे उन्होंने दिया है 20 तारीख की लमसम। हाँ, हाँ। तो मेरे लिए तो वो एफआईआर है ही नहीं, क्योंकि उसमें मेरे शब्द नहीं नहीं, लिखे हैं। उसमें जो बयान लिखे हुए हैं, वही जो शब्द लिखे हैं, उसमें आपको ऐतराज़ है, वो क्या है? मतलब वो गलत है क्या? वो मेरे आपने बयान नहीं है आपके? जी, जो मेरे बयान थे, जो मेरे भाई के बयान थे, जिसमें मेरे भाई की टाँग तोड़ दी, ठीक है? मेरे बयान उसमें नहीं है, मेरे भाई के बयान उसमें नहीं है। मेरी अलग से एक एफआईआर बननी थी, मेरे भाई की अलग से बननी थी। उन्होंने एक ही एफआईआर कर दी और मुझे कह दिया जी आप जज के सामने करो। शिकायत आपके भाई ने की थी, उस पे एफआईआर हुई है, नहीं, मैंने भी कॉल की थी। लेकिन एफआईआर उसी पे हुई है। एफआईआर पहले तो वो उसके नाम की नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो आईओ था, वो पहले ही हमें धमका चुका था कि ये तो जेल में जाएगा, तू भी जेल में जाएगी और तेरा 5 साल का बच्चा। आप क्यों जेल में जाएँगे? क्या आपके खिलाफ भी एफआईआर हुई है क्या? नहीं, ये तो मैं नहीं जानती, मेरे खिलाफ हुई है नहीं हुई है तो मेरे भाई लोग ही बताएँगे। पर उन्होंने पुलिस वालों को इतना पैसा दिया, हमेशा पुलिस को पैसा खिलाने के बाद हमें धमकाते हैं, हाँ। ताकि हम कुछ ना कर पाएँ। देखिए मतलब झगड़े में क्या क्रॉस एफआईआर हुई है? जैसे आपने एफआईआर उनके खिलाफ करा दी, तो उन्होंने भी आपके खिलाफ उस झगड़े उन्होंने में भी कराई है? उन्होंने भी कराई होगी, देखो हमें तो कोई ख़ैर खबर नहीं है, हम नहीं हाँ, जानते। उनकी एमएलसी हुई थी? उनकी एमएलसी हुई थी, हुँ। उसकी एमएलसी हुई थी, तो मेरा भाई है जिसकी टाँग तोड़ दी। अकेला इंसान 6 लोगों में कैसे बच सकता है? उससे हुँ। जितने हाथ-पैर चले उसने चलाए, उसके मतलब बाद आप 2 लोग थे और वो कितने लोग थे मारने देखिए वाले? हम तो 2 लोग थे, ठीक है ना? और वो मारने वाले 6 लोग थे, हुँ, ठीक है ना? जिसमें मेरे 3 भाई हैं, हुँ, रवि, अमित, किशन, भाभी अन्नू, रेनू हुँ, और पिताजी भी उसमें शामिल हैं। हाँ, हाँ। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ, मतलब आपके पिताजी भी आने में मैं आपको मारा? मैं बिल्कुल इतनी सोच के हैरान हूँ, वो पिता जो अपनी बेटी पे एक उँगली उठ जाए, वो ज़माने को ना हाँ, छोड़े, वो ज़्यादातर तो पिता जो होता है वो बेटी के प्रति ज़्यादा उनका प्यार होता है। मैं तो बड़ा हैरान हूँ ये बात आपको सुन के कि पिता ने जी ने भी आपको मारा जी, दिया। बिल्कुल। मेरी माँ खत्म होने के बाद 2-3 महीने तक मेरे पापा ठीक थे। लेकिन मैंने आपकी एफआईआर पढ़ी है, उसमें आपके पिता के खिलाफ तो कुछ लिखा नहीं हुआ। उसमें भाई और भाभी का आपने नाम लिया है। बिल्कुल, मेरे पिता का उसमें नाम नहीं है, बल्कि मैंने नाम लिखवाया था, क्योंकि पिता को मेरी भाई और भाभीयों ने ये समझा दिया है कि आप सीनियर सिटीज़न हैं, आप खड़े हो जाओ आगे। हुँ, मैं ये जानना चाहूँगी, इंसान आज खत्म हुआ, हुँ, क्या मरने के बाद डेड बॉडी को पता है कि बेटी ने अर्थी दी है कि बेटे ने अर्थी दी है? हुँ, जो मृत शरीर है, क्या वो जानता है कि मुझे अर्थी देने वाला मेरा बेटा ही है या फिर मुझे सड़क पे लावारिस लाश की तरह जलाया जा रहा है? नहीं जानता ना।
मरा हुआ इंसान नहीं जानता ना। तो फिर समाज में ऐसी धारणाएं क्यों है कि मरने के बाद बेटे ही आग देंगे? सिर्फ एक आग लेने के लिए, सिर्फ एक कंधा लेने के लिए वो अपनी बेटी को इतना बदनाम कर रहे हैं। अपनी बेटी को कहते हैं कि तू क्या कहते हैं, मुझे शायद कैमरे में कहने में शर्म हाँ, आएगी, हाँ। लेकिन मैंने दुनिया में एक ही ऐसी दुनिया में एक ऐसा बाप देखा है जो अपनी बेटी को सरेआम प्रोस्टिट्यूट कहता है। मैं तो ओहो! ये कहती हूँ कि प्रोस्टिट्यूट कहने वाला जो लड़की होती है ना, उसका बाप तब भी उसे प्रोस्टिट्यूट नहीं कहेगा, जो मैं अपने बाप से सुन रही हूँ। आज सुन रही हूँ मैं 40 साल की उम्र में, जब 34 साल की उम्र तक कमा के दे के गई, तब मैं आपको दिखी नहीं। तो जब आपके पिताजी इतना गलत मेरे व्यवहार पिताजी किया को आपके साथ किया, मेरे तो उनका एफआईआर में नाम क्यों नहीं है? हमने अपना बयान दिया, मेरे भाई ने अपना बयान दिया, अब बयान बदल दिया है, आईओ ने हमारी नहीं सुनी, हमें आपने बहकाता कोई रहा। वकील किया हुआ है? हाँ जी, हमने वकील तो किया हुआ है। वकील को ये बात बताई कि भई जी, जो वकील हमारे स्टेटमेंट थे, स्टेटमेंट की कॉपी आपको दी गई थी क्या? जी, बि नहीं, साइन मतलब रिसीव की दी गई थी? हमसे बयान लिख लिए गए, हमारे साइन कर लिए गए, हमें कोई कॉपी कोई नहीं कॉपी मिली, नहीं दी गई। नहीं मिली गई। हमारा जो वकील है, वो भी कोर्ट खुलने का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि अच्छा, कोर्ट आपके बंद है। बच्चे भी हैं? मेरा एक 5 साल का बच्चा है, ये आपका बेटा है? ये मेरा बेटा है। हाँ, हाँ। क्या नाम है आपका? रोनिक। अच्छा, जिस दिन ये झगड़ा हुआ था तुम थे वहाँ पे? हाँ, तुमने देखा? हाँ, क्या देखा तुमने? लड़ाई हो रही थी। लड़ाई हो रही थी, कौन-कौन मार रहे थे? मेरी 3 मामा, हाँ, ने नाना हाँ। और नाना भी मार रहे थे? मैं अच्छा। और मेरी छोटी मामी, हाँ, हाँ। एक बड़ी मामी। छोटी मामी, बड़ी मामी सब मार रहे थे। अच्छा, अच्छा। मम्मी को रो रही थी क्या? हुँ। हाँ, हाँ जी। आप का ये बच्चा छोटा है, अब आपको क्या मतलब कोई खतरा है इनसे या आप अकेले रहती हैं? देखो, और आपका भाई कहाँ है? भाई का तो पैर तोड़ दिया है, ठीक है ना? भाई किसी के घर में रह रहा था और वो कहाँ रह रहा है मुझे ख़ैर खबर नहीं है। भाई को ढूँढ रहे हैं ताकि उसको बचा-कुची उसकी जान और निकल जाए। वैसे तो उसका पैर फ्रैक्चर है, उसकी प्लास्टर चल रहा है, उसको इसलिए ढूँढ रहे हैं उसको मार सके जान से। हुँ, और आज 30 तारीख है सर, हुँ, मैं दूध लेने गई हूँ, बच्चे को छोड़कर गई हूँ, हुँ, ठीक है ना? दूध लेकर आ रही हूँ, हुँ, दूध की 1 किलो थैली मेरे हाथ में थी और मैं 4 औरतों से खड़े होके बात कर रही थी। इतने में मेरा बड़ा भाई निकला, उसके पीछे मेरा बड़ा भतीजा था, अनुज नाम है उसका। हुँ, तो बा अपनी स्कूटी रोककर मेरे से लड़ झगड़ कर गया है और फिर आगे स्कूटी रोककर वापस आया पैदल। हुँ। पहले स्कूटी रोक के लड़ा, फिर पैदल आया वापस और जब मैंने फ़ोन निकाला, तो फिर वहाँ से गायब हो गया। अच्छा, अच्छा। मुझे बस यही धमका रहा था, किसी भी न्यूज़ चैनल के पास जा, किसी भी से भी सहायता ले ले। मेरे तो क्या कहते हैं जज मेरे तो जज जज भी जान-पहचान के हैं, मैंने तो उनको भी पैसा खिला रखा है। अच्छा। हुँ, हुँ। तो डोंट दिल्ली पुलिस आपकी मदद कर रही है क्या अब? दिल्ली पुलिस मेरी कोई मदद नहीं कर रही। हाँ, मैं हाँ। थक चुकी हूँ। हुँ। ये गुहार लगाते-लगाते इतनी बार अपनी एमएलसी कराते-कराते और अपनी रिपोर्ट बनवाते-बनवाते मुझे कोई राहत नहीं मिली है। एक तो पुलिस ने आपके बयान जो हैं वो मेरे उसके बयान हिसाब से बदल एफआईआर बिल्कुल, बनाई नहीं है, ठीक है। और आपकी आपको क्या लगता है कि पुलिस उनसे देखिए मिली हुई है क्या? देखिए, पहले तो मुझे इन्होंने दिवाली पे इतना मारा था खून से लथपथ थी, हाँ। खून से लथपथ अपने बच्चे के साथ, 4 साल का बच्चा। कभी मैं थाने में जा रही हूँ, कभी मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, चक्कर लगा रही हूँ, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली। मेरे तीनों भाइयों को और भाभीयों को, पाँचों लोगों को थाने में बुलाया नहीं गया। थाने में मैंने उन्हें कभी बैठे हुए देखा नहीं। वो देखो अगर थाने में नहीं आ रहे तो ज़ाहिर-सी बात है वो दिल्ली पुलिस को पैसा दे रहे हैं और दिल्ली पुलिस दबा के खा रही है, हुँ, दबा कर खा रही है। जब भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही, मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, मैं कहाँ से दूँ? हुँ, मैं अकेले अपने बच्चों को पाल लूँ, वो भी बहुत बड़ी बात हुँ, हुँ। है ना? दूसरी बात ये कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? तो अब मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। हाँ, मतलब कानून की नज़र में पैसे इम्पोर्टेंट है, पैसे दूँगी तब मुझे इंसाफ मिलेगा, सबूत इम्पोर्टेंट नहीं है। और मेरे भाई को मारा गया, उसकी टाँग तोड़ी गई है, उसके बयान लिए, मेरे बयान लिए, हम दोनों की अलग-अलग चार्जशीट बननी चाहिए थी, जो नहीं बनी। मेरे से आईओ ने कहा पहले तो 5-6 दिन तक हमारी कोई रिपोर्ट नहीं दी, कहता मैं बना रहा हूँ, बना रहा हूँ, बना रहा हूँ। और उसके बाद जब बनाया तो मेरे से कहता जब उसकी रिपोर्ट जाएगी कोर्ट में तो आप भी वहाँ बयान दे देना। आईओ का क्या नाम है? आईओ का नाम है जितेंद्र कुमार यादव। अच्छा, अच्छा। आप एसएचओ से भी या एसीपी, डीसीपी किसी से मिले हो? पहले जब इन्होंने मेरा सिर फाड़ा था तो मैंने डीसीपी के यहाँ पे भी गुहार लगाई थी, इस बार नहीं मिले आप? इस बार नहीं मिल पाई। हाँ, हाँ। मेरी कोई आप एक बार डीसीपी साहब से मिलिए, मैं गई यहाँ थी, के वहाँ पे इलाके में। डीसीपी सर नहीं थे। नहीं, इंतज़ार करना पड़ता है, कई बार वो मीटिंग में होते हैं, नहीं मिल पाते, तो आपको नहीं 2-4 बहुत बार जाना पड़ेगा। मैं 5 साल बच्चे के साथ मैं कहाँ तक जाऊँ? हर जगह जाने के लिए सर देखो पैसे तो लगते ही हैं ना, हाँ, हाँ। मैं अच्छा, कहाँ तक जाऊँ? अच्छा, यहाँ से मैं डीसीपी तो ऑफिस दूर है क्या? यहाँ से डीसीपी ऑफिस दूर है। अच्छा, अच्छा।
तो चलो अब आप मीडिया के थ्रू क्या अपील करना चाहोगे सरकार से, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से? क्योंकि पुलिस ही आपका साथ नहीं दे रही, पुलिस कमिश्नर जो हैं, जो हेड हैं, उनसे क्या अपील करोगे आप? मैं उनसे सर से यही कहना चाहूँगी, सर मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही मेरे भाइयों की प्रॉपर्टी है माँ के नाम। ठीक है, माँ के नाम की प्रॉपर्टी हम 5 बहन-भाइयों में बँटेगी। 5 बहन-भाई जब प्रॉपर्टी लेने का हक रखते हैं, तो उन 3 भाइयों को और 5 भाभियों को किसने हक दिया मुझे बेरहमी से मारने का, बेरहमी से पीटने का? क्या उसको उनको मेरे 5 साल का बच्चा नहीं दिख रहा? कल को मुझे कुछ हो जाए, जो मुझे कितनी बार मार चुके हैं, खून में नहा चुकी हूँ, अब तो मैं इतनी बुरी तरह से नंगी होके उन्होंने मुझे सड़कों पे घसीट-घसीट के पीटा है, तो मुझे बताओ कल को मेरा एक्सीडेंट करवा दे, मेरे बच्चों को उठवा दे, मेरा रेप तक भी करवा दे। आपको क्या लगता है कि जो भाई ऐसा करने के बाद अपनी बहन को छोड़ नहीं सकते, आज भी उसने मुझे धमकाया, तो वो क्या मेरे साथ क्या नहीं करा आपकी सकता? जो भाई है जिसको चोट लगी है, उसकी जान को भी खतरा लगता है आपको? वो तो गायब ही हो गया, वो तो मुझे भी नहीं पता कहाँ गया है, वो अपनी टूटी टाँग लेके बेचारा पता नहीं कहाँ गया है, पर मुझे इतना सुनाई दिया है कि ये लोग उसको भी ढूँढ रहे हैं जान से खत्म करने के लिए। तो मतलब ये अगर मतलब मेरा कहने का सर ये मतलब है, मैं 1.5 साल से पीट रही हूँ, खून में नहा गई हूँ, नंगी होके पीट चुकी हूँ, उसकी भी टाँग तोड़ दी है, उसको कई बार मार चुकी हूँ, उसको अब जान से खत्म करना चाहती हूँ, मुझे भी धमका रहे हैं। ऐसा कौन-सा खजाना है जो ये खजाना दिल्ली पुलिस हो या फिर मैं तो कहूँगी आईओ हो या एसएचओ उन सबको वो सब खा रहे हैं। ऐसा कौन-सा खजाना लगा है उनके पास कि उन्हें कानून का कोई डर नहीं है। जज ने हमें कितनी बार स्टे ऑर्डर दिए, कितनी बार हमें रियायत दी। जज के ऑर्डरों की भी कोई वैल्यू नहीं है। आखिर ऐसा कौन उनके पीछे खड़ा है? ऐसा दिल्ली कौन-सा नेता पुलिस से है? अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है, क्योंकि हम तो कई मामले कवर करते हैं कि दिल्ली पुलिस जो शिकायत करता है उस पे तो इतना ध्यान नहीं देती, उसकी पे गौर नहीं देती, और जो पीड़ित है उस पे ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन जो आरोपी होता है जिस पे लगता है उसका साथ देती है। ऐसा क्यों लगता है आपको? मुझे तो खुद इसलिए ऐसा लगता है, जब तक तो मैं दूसरों की सुनती थी, लेकिन आज मैं जब झेल रही हूँ, जो औरत 1.5 साल से पीट रही है, 5 एमएलसी लेके खड़ी है, कम से कम 10 तो वो अपनी रिपोर्ट्स लेके खड़ी हुई है, हॉस्पिटल जा रही हूँ, मार-पिटाई की तस्वीरें हैं, सड़कों पे पीट रही हूँ, लोग वीडियो बना रहे हैं, डाल रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद अगर दिल्ली पुलिस मेरी मदद नहीं करती है, तो फिर तो मेरी डेड बॉडी सड़क पे पड़ी रहेगी। क्या मेरा 5 साल का बच्चा जाकर उनसे न्याय माँगेगा? तो अगर आप देखिए, लोग ये काम नहीं कर सकते, आपसे ये काम नहीं होता, ये तो फर्जी वर्दी उतार कर ना रख दो। ये जो सत्यमेव जयते का नारा लगाते हो ना, छोड़ दो। ये 2 रोटी खाकर ही मरोगे आप। ये जो घूस ले रहे हो ना, इसे साथ लेके नहीं जा पाओगे। तो देखिए इतना इनको गुस्सा है क्योंकि मुझे प्रशासन की मदद बहुत दिल्ली पुलिस इनकी मदद नहीं कर रही। इन्होंने जो स्टेटमेंट दिए उसकी कॉपी नहीं दी गई, और जो स्टेटमेंट है, जो इन्होंने कंप्लेंट दी उसकी शिकायत उसकी रिसीविंग देनी चाहिए, वो रिसीविंग नहीं दी। तो कई इसमें कमियाँ हैं, और जो एफआईआर दर्ज कर ली गई उसमें कई कमियाँ हैं, जैसे इनके फादर का नाम ही नहीं है, इनकी भाभीयों का नाम ही नहीं है एफआईआर में दर्ज, जबकि शिकायत तो इनके सबके खिलाफ है। तो पुलिस ये किस प्रकार काम करती है, ये बड़े हैरानी की बात है। और अब एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन अब कानून का सहारा है, कानून से इनको न्याय मिले, तो यही कहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर ये कहना चाहती हूँ, जब 2 लोग पीड़ित हुए हैं, 2 लोग जिसकी टाँग टूट गई है, वो औरत जिसके शरीर पे निशान है, तो दोनों ही घायल हुए ना, दवाई तो वो दोनों ही खाएँगे। क्या एक जने की दवाई खाने से दोनों ठीक हो जाएँगे? आप खुद बताइए, क्या एक दवाई खाएगा तो दोनों मरीज़ ठीक हो जाएँगे? नहीं ना। जब डॉक्टरों ने दोनों का अलग-अलग इलाज किया है, तो ये हमारा जो आईओ है, हम दोनों की एफआईआर एक में डालकर मेरा नाम ही नहीं है, मेरी एफआईआर ही नहीं है, जिन लोगों ने मुझे मारा-पीटा उनका नाम ही नहीं है, तो मुझे न्याय कहाँ से मिलेगा? जिन तो कागज़ों पे मुझे न्याय मिलना चाहिए, वो कागज़ तो आपने छुपा लिए हैं, वो तो आपने दिखाए ही नहीं है। तो देखिए इनकी बहुत बड़ी शिकायत है, दिल्ली पुलिस को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, और जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपर ढंग से होना चाहिए, और जो चार्जशीट है, सेक्शन जो लगाए गए हैं, वो भी इनका आरोप है कि बड़े हल्के सेक्शन लगाए गए हैं। इसको रिव्यू करना चाहिए, और जो अगर ग्रीवियस इंजरी है, मान लो बड़ी गंभीर चोट है, तो एमएलसी में आ रही है, तो उसके लिए गंभीर सेक्शन सेक्शन लगने चाहिए। वो क्यों नहीं लगाए गए? इस पे पूरा संज्ञान दिल्ली पुलिस को लेना जाना चाहिए। और आप लोग क्या सोचते हैं, आप भी कमेंट करिए, लेकिन आपसे निवेदन है कि सभ्य कमेंट करिए, क्योंकि एक महिला का मामला एक परिवार का मामला है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। आप सच न्यूज़ 24/7 देख रही हैं, मुझे पता है काफ़ी टाइम से। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, बहुत सच्चाई है। हेलो कोमल, मैं प्रियंका सच न्यूज से। आप कैसी हैं?
हाय प्रियंका, मैं अच्छी हूँ। मैं किरण चौधरी, सच न्यूज़ 24/7 से। मैं संजय तलवार, सच न्यूज़ 24/7 से। मैं नेवालाल पासवान, सच न्यूज़ 24/7 से। मैं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा, सच न्यूज़ 24/7 से। सिर्फ सच दिखाते हैं हम। लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब सच न्यूज़ 24/7।